नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लोक विचार में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यूजीसी नेट का रिजल्ट आ गया, जिसमें 2020 दिसंबर और 2021 जो जून है उसका शामिल था ये। और आज का ये दिन कई लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और कई लोगों के लिए बहुत ही उदासी का भी दिन हो सकता है, क्योंकि जो जो पास होते गए उनके लिए तो बहुत खुशी है, लेकिन जो जो पास नहीं हुए, फेल हो गए, उनके लिए बड़ा उदासी का दिन है। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा आपके सामने रखेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, पेपर किस प्रकार से आया था, और विशेषकर संस्कृत वालों को क्या करना चाहिए, उनकी रणनीति क्या हो पढ़ने की, किस प्रकार से पढ़ा जाए, क्योंकि संस्कृत का एक बड़ा कोर्स होता है उनके सामने। आप देखेंगे तो 10 यूनिट में आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, ऐसा पढ़ना पड़ता है जो आप कभी सोच नहीं सकते और शायद आपने नहीं भी पढ़ा होगा। वो सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो आज हम इन सब बातों को लेकर चर्चा करें कि हमारी रणनीति क्या हो, किस प्रकार से हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने भी पिछले 2 बार ट्राई किया था, इस बार मेरा तीसरी बार था और तीसरी बार में जाके जो है वो जेआरएफ हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी इस बार भी शायद हो जाएगा, लेकिन कुछ कृपा इस प्रकार की रही प्रभु की कि इस बार आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं ये मेरा नाम यहाँ पर दिया हुआ है और ये मदर नेम, फादर नेम। इसके बाद संस्कृत और ईडब्ल्यूएस से मैंने डाला था इसको। इसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें से 50 में से 44 नंबर है, केवल 44, जो कि बहुत कम है, मेरी दृष्टि से बहुत ज़्यादा कम है। इतने कम नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी चलो पेपर की दृष्टि से मैं इसमें बात करूंगा कि 44 क्यों थे। और दूसरा जो पेपर है उसमें जो 200 में से 168 नंबर है, 168, दोनों को मिलाओगे तो लगभग 71% तक बन जाता है। ईडब्ल्यूएस से बन रहा है, तो इसमें जेआरएफ हो गया। और मुझे इस बार थोड़ा लगा भी था कि हो जाएगा, उसका एक कारण था। अगर आप इस बार का क्वेश्चन पेपर देखें तो फर्स्ट जो पेपर था वो काफ़ी लेंथी था, और इसके साथ साथ फर्स्ट पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो हम संस्कृत वालों के लिए काफ़ी कठिन पड़ जाती। जैसे मान लीजिए मैथ ही आ गया हमारे सामने, ठीक है। अब मैथ हमारे सामने अगर आ जाता है तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या आ गया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ चीज़ें ऐसे जैसे पर्यावरण की चीज़ें आ गई, पर्यावरण से जो 5 प्रश्न होते हैं वो आ गए, ठीक है। इसके बाद उच्च शिक्षा से आ जाते हैं प्रश्न, ठीक है। इसका शोध के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न आ जाते हैं। तो ये कई सारे टॉपिक वहाँ पर दिए हुए हैं, यूनिट दी हुई हैं, अगर उनको हम देखें तो वो हम लोगों के लिए काफ़ी कठिन हो जाती हैं। और इस बार का जो पेपर जो था, और इस बार का पेपर का जो स्तर था, सामान्यतया जो लोगों का स्कोर था वो 22 से लेके और 26 के बीच में था। 26 से ऊपर भी कई सारे गए, मैंने खुद देखे, मेरे एक दो दोस्तों के भी एक के तो 33 तक पहले पेपर में नंबर हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं, एकदम बहुत सारे लोग नहीं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके इतने ज़्यादा नंबर हैं, क्योंकि स्कोर जो है वो प्राय इतने से बीच में ही है। उसमें इसका भी मैं कारण बताऊंगा क्यों है। पिछली बार फर्स्ट पेपर का औसत स्कोर जो था वो आपका 27 से 30 के बीच में था, ठीक है, 27 से 30 के बीच में था। लेकिन मेरे पिछली बार भी इतने ही नंबर थे, 22 ही थे, मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं था। उसका भी कारण बताऊंगा मैं आपको। अगर हम दूसरे पेपर की बात करें तो आप देख रहे हैं कि दूसरे पेपर में 168 नंबर है 200 में से, जो कि अभी भी मेरे लिए कम है, इतने नहीं होने चाहिए। यहाँ कम से कम जो है वो 90 प्लस क्वेश्चन पार होते तो काफ़ी अच्छा होता, एक अच्छा स्कोर बन सकता था। लेकिन मेरे जो हैं वो केवल 84 क्वेश्चन ही ठीक थे यहाँ पर। उसका भी एक कारण है, 2-3 क्वेश्चन तो मैं थोड़ा जल्दी में उसको गलत करके आ गया, क्योंकि मैं जहाँ पर एग्जाम दे रहा था वहाँ कंप्यूटर गड़बड़ कर रहा था वहाँ का, तो 2-3 क्वेश्चन तो उस चक्कर से गलत हुए। बाकी कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी, जो आ गए एकदम, थे बहुत सरल। लेकिन कई बार हम क्या सोचते हैं, ज़्यादा डीपली जाने के चक्कर में जो ऊपर ऊपर के क्वेश्चन होते हैं
उनको हम नहीं कर पाते हैं, तो एक बड़ा मैटर पड़ जाता है हमारे लिए। जैसे इसमें इस बार जो क्वेश्चन था, इस बार मान लीजिए इन्होंने अयोध्या रामायण का जो अयोध्या कांड है उससे उन्होंने क्रम पूछ लिया कि अयोध्या कांड में क्या क्रम होगा, पहले क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या, पांचवा, एक क्रम पूछ लिया। अब ये अयोध्या कांड तो पढ़ा है कि भाई उसमें इस प्रकार की घटनाएं हैं, लेकिन क्रम जो था वो गड़बड़ था, क्रम नहीं पता लगा कि क्रम क्या है, उसका क्रम को कैसे रखा जाए, तो वो जो था वो गड़बड़ कर गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें जो थे, जो कुछ प्रश्न ऐसे भी थे, जैसे इन्होंने यजुर्वेद के जो भाष्यकार थे उनका क्रम पूछ लिया। अब यजुर्वेद के भाष्यकार तो मुझे याद थे, लेकिन उनका क्रम नहीं पता था। मैं सोचा कि क्रम कौन पूछता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के ऐसे भी प्रश्न थे, और कुछ बहुत सरल प्रश्न थे। जैसे इस बार लक्षणा का एक भी प्रश्न नहीं था, या उपनिषद का एक भी प्रश्न नहीं था, थोड़े मोटे प्रश्न थे। बाकी एक दो प्रश्न जो था, मेरा भाषा विज्ञान का प्रश्न गलत हो गया जल्दी के चक्कर में, तो इस प्रकार से एक दो प्रश्न वहाँ भी गलत हो गए, 90 तक तो प्लस पहुंच ही जाते, इतना पेपर कठिन नहीं था। अब अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर जो इस बार का था वो फर्स्ट पेपर काफ़ी अच्छा आया हुआ था। फर्स्ट पेपर में ये समझिए आप, जो शिक्षण अभिरुचि थी या शोध प्रबंध था, शोध प्रविधियां थी, वो भी काफ़ी कठिन स्तर की थी, उनकी भाषा शैली बहुत कठिन थी। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो व्यक्ति इसको इंग्लिश से पढ़ता है, जो व्यक्ति इसको इंग्लिश से तैयारी करता है, मैं तो ये कहूँगा अगर आपको इंग्लिश आती है, अच्छी इंग्लिश है, तो आप फर्स्ट पेपर जो है वो इंग्लिश में ही तैयार करो। इसमें आपको एक बड़ा फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लीजिए वहाँ पर कोई शब्द है, जैसे डाटा दिया हुआ आपके लिए, ठीक है, डाटा दे रखा है, तो डाटा का अर्थ डाटा ही होता है वहाँ, लेकिन हिंदी में उसके लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हो सकता है। आप एक शब्द उसका याद रख लोगे, दूसरा याद रख लोगे, तीसरा याद रख लोगे, लेकिन कितने याद रखोगे। इंग्लिश में पर्टिकुलर एक ही शब्द दिया जाता है, लेकिन हिंदी में उसके लिए बहुत सारे शब्द दे दिए जाते हैं जो आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं कि यार इसके लिए मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। और दूसरी बात इसमें मैं कहूँगा, फर्स्ट पेपर में अगर आप फर्स्ट पेपर करते हो, अगर आप फर्स्ट पेपर करते हो तो फर्स्ट पेपर में आपको एक बात और याद रखनी है। फर्स्ट पेपर में जो है एक रीजनिंग का पार्ट होता है, रीजनिंग आप अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। और रीजनिंग के साथ साथ आपको मैथ में सामान्य चीज़ें, जैसे मान लीजिए वर्ग हो गया, घनमूल हो गया, वर्गमूल हो गया, इसके बाद चाल, समय, दूरी हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका संबंध हो गया, घड़ियाँ हो गई, दिशाएं हो गई, इसके बाद औसत हो गया, औसत क्या निकलेगा। इस बार के जो प्रश्न थे, मैं आपको सच्ची बताऊं, अपनी बात बताऊं, इस बार मैं औसत को एक नज़र से देख के गया था मात्र, और 5 जो प्रश्न थे वो पूरे औसत के थे, और 5 में से मेरे 4 गलत थे। दुनिया में आपको 2 व्यक्ति सच्ची राय दे सकते हैं, 2 व्यक्तियों की बात बड़े ध्यान सुनना चाहिए। एक तो वो व्यक्ति जो बिल्कुल टॉप स्तर पे है, जो हर काम को पहली बार में ही पार कर देते हैं, ठीक है, पहली बार में ही पार कर देते हैं, वो व्यक्ति आपको बहुत अच्छी राय दे सकते हैं। दूसरे वो व्यक्ति हैं जो कई बार ठोकरें खा खा के पहुंचे हैं, वो व्यक्ति आपको अच्छी राय दे सकते हैं। या तो सबसे टॉप पर रहने वाला अच्छी राय दे सकता है, या सबसे फेलियर अच्छी राय दे सकता है। तो मैं तो अपने आप को फेलियर मानता हूँ, क्योंकि मैंने तीसरी बार में उसको पास किया है। क्या कारण रहे ना करने के वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं इस चीज़ में अपने आप को फेलियर यहाँ पर मानता हूँ। तो फेलियर की भी राय, क्योंकि फेलियर को ये पता होता है कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं, आपको क्या नहीं करनी चाहिए थी। जैसे मैंने इसी बार बहुत बड़ी गलती की, मैं मैथ, जो फर्स्ट पेपर मैथ था, सोचता था कि हाँ ठीक है उसको कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, पहले सेकंड वाला देख लेते हैं। तो इसमें क्या था कि औसत या आयतन के, या यूं कह लीजिए चक्रवर्ती ब्याज आदि जो प्रश्न आते हैं उनको मैंने किया था, लेकिन औसत आयतन को मैंने केवल एक नज़र से ही देखा था, और वही प्रश्न आके वहाँ फंस गया। अगर उसको एक दो बार और देख लेता तो ये समझिए आप, मेरे पहले पेपर में ही जो है वो 5 और जोड़ लीजिए आप, इसमें 5 और, ठीक है। अभी 22 हैं, 22 प्लस 5 जो है वो आपके 27 हो जाते हैं, खूब आराम से। 27 कहीं नहीं गए थे, अगर वो मैथ वाला चीज़ ठीक हो जाती तो 27 खूब अच्छे से हो सकते थे। तो वो एक पोर्शन बड़ा होता है हमारे लिए, उसे हमें बहुत ज़रूरी होता है करना। और एक बात, इसमें जो पहला पेपर होता है, इसका जो पहला पेपर होता है
वो आपके लिए गेम चेंजर होता है, आपके लिए जो है वो गेम चेंजर होता है। ठीक है, आपका जो है वो पूरा पासा पलट देता है। देखो सेकंड पेपर जो होता है वो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसको आप अच्छे से करते ही करते हैं, लेकिन फर्स्ट जो पेपर होता है वो आपका गेम चेंजर। मान लीजिए आपके अगर 70 ठीक आ रहे हैं सेकंड में, और पहले में आप अगर आपके 30 प्लस हैं, ठीक है, तो आप 200 तो पहले ही वैसे ही पहुंच गए, आप 200 तो वैसे ही खड़े हो 70 पे। मान लो यहाँ अगर 4 बढ़ गए, ठीक है, तो आप बिल्कुल जेआरएफ के पास में हो, बिल्कुल जेआरएफ के पास में हो। इसलिए पहला जो पेपर होता है, आपके पहले पेपर में जितने अच्छे मार्क्स होंगे, आप ये समझ लिए जेआरएफ के उतने ही पास में खड़े हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें दूसरा पेपर ज़्यादा करना चाहिए, हम ये प्राय सोच के चलते कि भाई दूसरे में 100 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 90 तो पार होनी चाहिए। अच्छी बात है, 90 पार होने चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इतनी तैयारी रखो कि आपके दूसरे पेपर में आपके कम से कम 80 स्कोर बना रहे, और फर्स्ट पेपर में आपका 30 हो जाए, बस। आप इतना मान के चलिए 80 बन जाता, अगर आप ठीक ठाक मेहनत कर लेते तो 80 बन जाता। लेकिन फर्स्ट पेपर में जो है वो आपका 30 अगर आपके पास है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और 30 से आप जितना अच्छा बढ़ोगे, जितना आगे बढ़ोगे, जितना अच्छे से कर लोगे 30 से, उतना फायदा रहेगा। इसलिए 30 है, 35 है, अगर 35 हो जाता तो बहुत ही अच्छा। पिछली बार का पेपर ऐसा इतना ईजी था, एक्चुअली वो मेरे पास समय नहीं बचा था उसको करने का, क्योंकि मैंने पिछली बार सेकंड में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था अपना, और इसलिए मेरे पास समय नहीं बचा था, इसलिए मैं उसको कर नहीं पाया था। 2% से पिछली बार मेरा रहा था जेआरएफ। तो बहुत ईजी पेपर था पिछली बार का, पहला भी ईजी था, सेकंड भी ईजी था। सेकंड मेरे लगभग ऐसे ही नंबर थे, पहले में और कम थे। तो अब आप ये समझिए कि पहला अगर आप कर लेते तो पहला गेम चेंजर आपको है। अगर आप 4 घंटा सेकंड को देते तो 2 घंटा पहले को भी दीजिए, आप अवश्य दीजिए। आप ऐसा इस प्रकार का अपनी टाइम टेबल बनाइए, आप इस प्रकार के अपने रूटीन बनाइए कि आप पहले पेपर को कम से कम 2 घंटा दें। अगर आप 2 घंटा देते तो आपको बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो सकता है वो पेपर। अब दूसरी बात इसमें अब हमें ये समझना है कि पहला जो पेपर है, विशेषकर संस्कृत वालों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि पहला जो पेपर का जो सिलेबस है उसको तो हम देख के डर जाते हैं, उसको हम देख के डर जाते हैं। इतना बड़ा सिलेबस, 10 यूनिट दे रखी हैं, वेद भी दिया है, साहित्य भी है, साहित्य में नाटक, गद्य, पद्य, चंपू काव्य सब दे रखा है। इसके बाद दर्शन दिया है, इसके बाद भाषा विज्ञान दिया है, और सबसे कठिन चीज जो है वो व्याकरण है, कष्टतरम व्याकरणम, सबसे कठिन चीज व्याकरण दी है। और इसके बाद अभिलेख दिए हैं, ठीक है, रामायण महाभारत दिया, स्मृतियाँ दिया हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति, मनुस्मृति इत्यादि, अर्थशास्त्र दिया। एक काफ़ी टफ कोर्स है हमारे लिए, संस्कृत वालों के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक नियम संयम से चलेंगे और एक अच्छी सी आप अगर रणनीति बना के चलेंगे तो ये समझ लीजिए आपके लिए ये पेपर मेरे विचार से पहली बार में जेआरएफ होने लायक है। वो मेरा नहीं हुआ पहली बार में, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हाँ मैं ये अनुभव कर सकता हूँ कि ये पेपर जो है वो पहली बार में जेआरएफ लायक है, और आप ये 210 220 पहली बार में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप एक नियम और रणनीति से चलें। देखिए जब हम एमए में जाते हैं, ठीक है, बीए की मैं बात छोड़ देता हूँ, बीए और शास्त्री जो है वो तो ये समझिए बालक होते हैं सब, उस समय तक खेलने खाने और हवन और पूजा पाठ भी बहुत अच्छा मन लगता है। जब हम शास्त्री में जाते हैं और जब हम एमए में जाते हैं, या हम ये समझ लिए हम आचार्य में जाते हैं, उस समय हम थोड़े मैच्योर हो गए होते हैं, हम चीज़ों को समझते होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, कॉलेज की चीज़ों को समझते हैं, यूनिवर्सिटियों में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनको देखते हैं, उनके व्यवहारों को देखते हैं। हमें कई लोग ऐसे दिखते हैं जो हमसे बहुत आगे होते हैं, कई ऐसे दिखते हैं जो बहुत पीछे होते हैं, सब प्रकार के लोगों को वहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है कि उस समय जैसे मान लीजिए एमए में जो हमारे पास मतलब एमए में कॉलेज में जो बच्चे आते हैं वो 3-4 जगह से आते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीए पास करके आते हैं, बीए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शास्त्री होते हैं, ठीक है। अब बीए वाले और शास्त्री वाले, इनमें एक अंतर क्या होता है और इनमें समानताएं क्या होती है। जैसे बीए वाले जो हैं वो जो हैं वो संस्कृत में कमजोर होते हैं प्राय करके, लेकिन बहुत सारे बहुत अच्छे होते हैं। और शास्त्री वाले होते हैं वो संस्कृत में अच्छे होते हैं, लेकिन ये पहले दुनिया देख चुके होते हैं कॉलेज की,
बीए वाले सारी दुनिया कॉलेज की देख चुके होते हैं, हर प्रकार की दुनिया। शास्त्री वाले दुनिया नहीं देखे होते हैं, ठीक है। तो अब बीए वाले जब आते हैं तो उनके लिए एक बड़ा, जो उनके लिए ये समझ लीजिए उनके सामने एक बड़ा पहाड़ जो होता है वो ये होता है वहाँ का कोर्स। कोर्स में भी व्याकरण, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शास्त्री वाले दुनिया नहीं देखे होते, बुद्धिमान तो ये बहुत होते हैं, ठीक है, उन्होंने सारे नियम रेगुलेशन तोड़े हुए होते हैं, सब पता है कब व्यक्ति कहाँ किसको व्यक्ति को तोड़ना चाहिए। तो लेकिन अब ये दुनिया नहीं देखो तो ये दुनिया में फंस जाते हैं आके, वहाँ से आते हैं और उनको सब जगह चकाचौंध और सब अच्छा दिखता है, सब इन्हें अच्छा ही अच्छा दिखता है चारों ओर, और वहाँ के ये गोल 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 फंस जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब तक इन्हें होश आता है तब तक इनका एमए कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। जिनका जेआरएफ पहले निकलना चाहिए था शास्त्रियों का, वो एमए तक जेआरएफ नहीं निकाल पाते हैं। और जो बीए करके आते हैं उनके लिए क्या होता है कि कोर्स इतना टफ होता है कि वो क्या क्या पढ़े। एक तो उनका बैकग्राउंड उस हिसाब का नहीं होता, वो पहले मतलब विभिन्न प्रकार के स्कूलों में, कोई साइंस से होता है, कोई कॉमर्स से होता है, कोई एग्रीकल्चर से होता है, अलग अलग विभाग से आते हैं। लेकिन यहाँ के मान लीजिए उनके पास परसेंटेज नहीं थे, उन्होंने संस्कृत में एडमिशन लिया। अब उनके सामने ये कि उनका बेस बहुत अच्छा नहीं है, आधार अच्छा नहीं है, तो आधार अच्छा नहीं तो वो उसकी तैयारी नहीं कर पाते अच्छे से, ठीक है। और शास्त्री वालों की समस्या ये है कि वो आते तो हैं लेकिन वो दुनिया में फंस जाते हैं आके, भाई ये समस्या है, वो दुनिया में फंसे रहते हैं। फिर एक समस्या और है, जैसे शास्त्री वाले मान लीजिए शास्त्री कोई करके आया तो कोई व्याकरण से आता है, कोई वेद से हुआ होता है, कोई साहित्य से होता है, ठीक है। अब मान लीजिए साहित्य से है, इसने व्याकरण को बहुत कम देखा है, कभी संधि समास पढ़ लिए तो पढ़ लिए। अब इसके लिए व्याकरण और वेद और दर्शन कठिन हो रहे हैं, और वेद वाले के लिए साहित्य और व्याकरण कठिन हो रहा है, व्याकरण के लिए साहित्य और दर्शन। मेरा खुद का मानना ये है कि क्योंकि मैं व्याकरण से था, मेरा व्याकरण अच्छा था, लेकिन मैं साहित्य में और दर्शन मैंने पढ़े थे वैसे, लेकिन ये साहित्य सांख्य कारिका वेदांत सार इत्यादि उस हिसाब से नहीं पढ़े थे परीक्षा की दृष्टि से। तो अब साहित्य वाला जो, जैसे मैं व्याकरण से था, मेरा साहित्य पोर्शन बहुत कमजोर था, बहुत ज़्यादा कमजोर था साहित्य। वो धीरे धीरे पढ़ पढ़ के एक अच्छा साहित्य हो गया, एक अलग मैटर है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमजोर साहित्य वाला मेरा पार्ट था। वेदांत दर्शन वाला भी थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन अब इनके सामने ये समस्या रहती है कि भाई साहित्य पढ़ें, भाई दर्शन पढ़ें, व्याकरण पढ़ें। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में क्या होता है कि 2 दिन तो आप वैसे मान लीजिए छुट्टी ही है, ठीक है। और कई बार हम अपने यारों दोस्तों के चक्कर में अपने 3-4 दिन बर्बाद कर देते हैं। भाई तूने उसने कहा अरे भाई पार्टी है आना, किसी ने कहा भाई अरे भाई आज मूवी है चलेंगे, तो इन सब यारी दोस्तियों में हम क्या कर देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अंतः प्रेरित होते हैं, अंतः प्रेरित, स्वतः प्रेरित होते हैं, ठीक है, कि भाई नहीं मुझे पढ़ना है। बहुत कम लोग होते, मैं तो नहीं था, मैं तो, मेरा तो समय प्राय करके इसे घूमने फिरने में ज़्यादा जाता था। तो बहुत कम लोग होते हैं जो अंतः प्रेरित होते हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप अंतः प्रेरित बनिए, बस आपको एक काम करना है। अगर आप बीए से आए हैं तो भी आपको वो काम करना है, और अगर आप शास्त्री करके आए हैं तो भी आपको एक ही काम करना है, दूसरा काम को हाथ मत लगाना। क्योंकि दुनिया में वो व्यक्ति ज़्यादा परेशान होता है जो ज़्यादा सीखा होता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है। ज़्यादा विद्वान जो है वो ज़्यादा परेशान है। इसलिए बस आपको 1-2 काम ही करने, ज़्यादा विद्वान नहीं बनना है। उसमें 1-2 काम क्या करना है आपको, मान लिया आपने एमए में एडमिशन लिया, आप मस्ती कीजिए, संसार में फंसिए, सब है, संसार भी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप संसार में नहीं फंसेंगे वैराग्य की तरफ कैसे जाएंगे। आपको झटके लगने भी जरूरी है, आपको ठोकर लगनी भी जरूरी है, ठीक है। संसार में फंसी, लेकिन इसके साथ आपको ये एक बात याद रखनी कि आपका जो कोर्स है उसको साथ में लेके चलो। जो भी कोर्स है आपका फर्स्ट ईयर में, सेमेस्टर में जो भी कोर्स दिया है उसको साथ लेके चलो। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो, आप मस्ती भी कीजिए, लेकिन ये भी आप नियम बनाइए कि हमें इतना कोर्स रोज करना है, डेली, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जब आप प्रथम वर्ष में हो एमए की, तब सेकंड में पहुंचते पहुंचते आप जो 2-3 महीने की छुट्टियां पड़ती बीच में, इसमें आप नेट का सिलेबस पढ़िए, जैसे पढ़ सकते हैं आप, यूट्यूब से पढ़िए, किसी के द्वारा पढ़िए, कहीं बैठ के पढ़िए, अकेले पढ़िए, जैसे भी पढ़ सकते वैसे पढ़िए। ये बीए वाले भी और शास्त्री दोनों प्रकार के लोग, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप, मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि आपको पहली बार अगर आप अभिजन शाकुंतलम पढ़ें, या पहली बार मृच्छकटिकम पढ़ें, या आप मुद्रा राक्षस पढ़ें पहली बार, तो हो सकता है कि आपको पूरी बुक पढ़ने में, मान लीजिए मृच्छकटिकम के 10
अंक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है आपको पूरा 1 महीना लग जाए पहली बार पढ़ने में। मुझे तो पूरा 1 महीना लगा था पहली बार में, लेकिन दोबारा हो सकता है आपको 15 दिन ही लगे, क्योंकि आप उस चीज़ को समझ के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो आपको दोबारा वही पहली बार आप पूरी बुक पढ़ ली, दूसरी बार उसके नोट्स बना के रखिए। आपको अपने नोट्स खुद बनाने, देखो दूसरे को नोट्स के भरोसे रहोगे तो आपने बुक पढ़ी नहीं है। क्योंकि कई बार ये प्रश्न करते हैं कि जी कैसे पढ़ें, इतना बड़ा कोर्स होता है, आधे तो हम देख के ही घबरा जाते हैं कि जी कैसे पढ़ें, क्या करें। तो पहले तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना है कि हाँ मुझे पढ़ना है तो मुझे करना है। पहला काम तो विश्वास कर लिया, मान लीजिए आपने कि बारे में खूब बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया, बहुत ज़्यादा भी विश्वास नहीं करना, एक नॉर्मली विश्वास का स्तर रखना है। इसके बाद आप अगर पढ़ेंगे उसको तो आप पहले पढ़िए, उसको नॉर्मली पढ़िए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब आप शास्त्री में हो तभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कभी कोई साहित्य का ले लिया, कभी कोई दर्शन ले लिया, ठीक। वैसे तो पढ़ा देते हैं प्राय करके विजन शाकुंतलम आदि शास्त्री में ही, मेरे को तो शास्त्री में ही लगा हुआ था, वो अलग बात है कि मैंने पढ़ा नहीं, तो प्राय करके पढ़ा देते हैं आपको। तो आप पहले इनको पढ़िए, जो भी आपके सिलेबस है उनको आप एक बार जरूर पढ़ें अच्छे से। दोबारा जब उसको पढ़ें तो नोट्स बना के पढ़ें, आप नोट्स बना के चलिए, ठीक है, जितने नोट्स बना सकते हैं, जितने अच्छे नोट्स है। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको याद रखेगा ये जो पंक्ति है ये कहां पर कही गई है, किसने कही है, किसको कही है, वो आपके दिमाग में रहेगा। दोबारा जब पढ़ें तो नोट्स बना के पढ़ें, तीसरी बार जब पढ़ें तो नोट्स पढ़ें, ठीक है। कम से कम 3 बार रिवीजन हो जाएगा। अगर आप 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आप ये समझिए आप अपना जेआरएफ पक्का समझिए। लेकिन ये 3 बार रिवीजन जो आपका है ये एमए के साथ साथ ही हो जाए, क्योंकि एमए के साथ साथ नहीं होता तो फिर समस्या ये आती कि जैसे कुछ ऐसे होते हैं हमारे जैसे लोग जो एमए करके बीएड करने जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो एमए करके जो है वो एमफिल में घुस जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पीएचडी में, कुछ बहुत समझदार लोग होते हैं जो एमए करते करते जेआरएफ निकालते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ये परमात्मा के द्वारा भेजे हुए होते हैं और साक्षात सरस्वती के मानस पुत्र होते हैं ये लोग। हम लोग उसमें नहीं है, मैं तो नहीं हूँ मानस पुत्र। हम तो वो लोग हैं कि जो ठोकर खा के सीखते हैं कि हाँ चलो इतनी ठोकर लगी जो अब सीख लो, अब इसको कर लेते हैं। और शायद मेरे जैसे ही लोगों की संख्या ज़्यादा है इस दुनिया में, क्योंकि हर व्यक्ति को आदत है ठोकर खाने की। हर व्यक्ति को ये आदत है कि हम कोई काम समय बना करें, ये हम सब में आदत है, क्योंकि उस समय वो हमें बुरा लगता है, लेकिन बाद में हमारे वही पछतावे का एक बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए आपको क्या करना है कि आप जो है वो पढ़िए, पूरी बुक पढ़िए एक बार, दोबारा उसको नोट्स बना के पढ़िए। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। हो सकता है कि पहली बार आपको पढ़ने में ही 4 महीने लग जाए, कोई बात नहीं, आप धैर्य रखिए। लेकिन दोबारा आपको 1 ही महीना लगेगा, 2 ही महीने लगेंगे आपको, फिर 1 ही महीना लगेगा, 6 महीने का पेपर हो जाता है आपका, तैयारी हो गई। पूरा एमए सेकेंड ईयर आप जो है वो अपना इसी बात को दीजिए। फर्स्ट पूरा 1 साल होता है, आपके अंतिम परीक्षा हो जाएगी, आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, गारंटीड क्लियर हो जाएगा। ये मैं अपने ठोकरों से बता रहा हूँ आपको कि मैंने जो ठोकरें खाई हैं उस ठोकरों का ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपको। ज्ञान जो है ना, बुद्धि जो है वो बादाम खाने से नहीं आती, वो ठोकर खाने से जल्दी आती है। क्योंकि बादाम खाने से बुद्धि हो सकता है फिसल भी जाए, लेकिन ठोकर खाया हुआ व्यक्ति आपको बहुत अच्छी राय दे सकता है। उसने ठोकर खाई है, वो इस मार्ग से गया है। इसलिए अगर आप इस प्रकार की पद्धति को अपनाते तो ये निश्चित मानिए आपका जेआरएफ तो बिल्कुल है। और अन्य विषय वाले जो अन्य सब्जेक्टों से जेआरएफ करते हैं वो भी अगर अपना पहला पेपर बहुत अच्छा करके चलते हैं, 30+ तक का रखते हैं, तो वो 70 में उनका 72 में और 65 में उनका आराम से 65 लाने पर दूसरे पेपर में आराम से उनका जेआरएफ क्लियर हो जाता है। लेकिन आपको पहले पेपर में बहुत अच्छा बना के रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने जो ठोकरें खाई, मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब के माध्यम से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको व्याकरण से बहुत डर लगता है, उनके लिए व्याकरण ये समझिए, व्याकरण नाम सुनते ही वो भयभीत हो जाता है। और उसमें भी सिद्धि वाला बड़ा तगड़ा प्रकरण होता है उनके लिए। सिद्धि उनसे करोगी, रामों की सिद्धि करके दिखाओ तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, ऐसा लगता है जैसे तालिबान ने आक्रमण कर दिया हो। वो भी छोड़ो, अगर उनसे कह दिया जाए कि अगर कोई सनंत की सिद्धि कर दी जाए कि जी चिकीर सती की सिद्धि करके दिखाइए, अब चिकीर सती की नाम सुनते ही वो पागल से हो जाते हैं। वो भवीति की एंग लुगंत में सिद्धि करके दिखाइए, नाम धातुओं की सिद्धि करके दिखाइए, अर्थ बताइए।
क्योंकि हमने स्कूल कॉलेजों में केवल ये इतना ही देखा कि ठीक है, हर चीज़ को हम रट के चलते हैं, हर चीज़ को हम उसको रटते हैं और उसको चलते हैं, हम इसके पीछे का जो कारण उसको नहीं समझना चाहते हैं। साहित्य में भी हम रट के चलते हैं, दर्शनों में रट के चलते हैं, हर चीज़ को हम उनके सिद्धांतों को नहीं पकड़ना चाहते कि वो चीज़ जो है ना, देखो मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे व्याकरण हो आपका, दर्शन हो, साहित्य हो, इनके पीछे एक बड़ा सिद्धांत काम करता है। अगर आप उस सिद्धांत को पकड़ लेते तो ये चीज़ें आपके अपने आप हाथ में आ जाती हैं। आप सिद्धांत लेके चलिए, हमें सिद्धांत ही नहीं बताया जाता है, ठीक है। हमें व्याकरण सिद्धि तो बताई जाती है, लेकिन वो सिद्धि किस सिद्धांत पे काम करती है वो नहीं बताया जाता है। हमें साहित्य पढ़ाया तो जाता है, मान लीजिए उत्तर रामचरितम पढ़ा दिया, पढ़ाया तो जाता है, ठीक, हमने भी पढ़ लिया, परीक्षा में इंटरनल दिया, एक्सटर्नल दिया, सब दिया, अच्छे अंक आए, लेकिन सिद्धांत नहीं बताया कि सिद्धांत पे काम करके गया वो। इसलिए हम पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ पाते। ये समस्या सबके साथ होती है, हमारे साथ भी थी, आज आपके साथ भी होगी, कल हो सकता औरों के साथ भी हो। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि अभी तो मैं संधि विषय आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, धीरे धीरे अभी मैं कुछ सूक्तों को भी पढ़ाऊँगा, कुछ सूक्तों को रखूँगा आपके सामने, और इसके साथ साथ ही मैं तुरंत ही प्रत्ययों को प्रारंभ करूँगा, समास को प्रारंभ करूँगा, और इसके साथ साथ मैं एक आगे चल के साहित्य को भी प्रारंभ करूँगा कि साहित्य में कैसे पढ़ना है, क्या करना है साहित्य के अंदर, ठीक है। दर्शनों को भी रखूँगा, हर एक विषय आपको सामने रखते चलेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि जिस प्रकार से मैंने बताया, हो सकता है आपको अच्छा लगा हो, अपनी अपनी राय है, कईयों को अच्छा नहीं भी लगा होगा, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं सबको हर बात उम्र पे ही समझ में आ जाए। आप देखिए इसको, और जो भी वीडियो आपके सामने आए उनको देखिए, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको, गलत जानकारी नहीं दूंगा। मेरे पास जानकारी नहीं होगी तो मना कर दूंगा, मेरे पास जानकारी इसके बारे में नहीं, गलत आपको कोई निर्देश नहीं दूंगा मैं। और व्याकरण के विषय में तो विशेष कर गलत कोई नहीं। व्याकरण का जो लोग हुआ समझते हैं, डरते हैं, तो व्याकरण ही समझिए, आपको बहुत आसानी से हर एक प्रक्रिया को बहुत अच्छे समझ जाएंगे आप। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में जिस प्रकार से संस्कृत बैकग्राउंड वाले हैं उनके बीच में शेयर करना है, जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ ले सके। जैसे तो वैसे तो बहुत सारे लोग आपको पढ़ाते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि जहाँ भी आपका जी करे, जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जहाँ से आपको समझ में आए, व्यक्ति को चीज़ मुख्य बात है आपको समझ में आना चाहिए। अब ये अगर वो बात यहाँ समझ में आ रही तो यहाँ पढ़िए, दूसरी जगह समझ में आ रही तो दूसरी जगह पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे चल के मैं इसमें फर्स्ट पेपर भी पढ़ाऊँगा, इसका शोध और शिक्षण विधियाँ, उच्च पर्यावरण, मैथ, रीजनिंग धीरे धीरे करके पढ़ाऊँगा उसको भी, लेकिन अभी मैं नहीं कह सकता वो कब पढ़ाऊँगा, उसको भी रखूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें भी, और दूसरों से कराएं भी, और शेयर भी करें उसको, जिससे मुझे भी थोड़ा लगेगा कि ठीक है, मेरी मेहनत थोड़ी सफल हो रही है। और आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।